हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मिशन 2023 को देखते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस मैदान में उतर चुके हैं, अपने अपने कैंपेन चला रहे हैं। बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत कर रही है, तो इधर कांग्रेस पार्टी ने घर घर चलो अभियान की शुरुआत कर दी और जनता तक सीधे पहुंच बनाने की कवायद है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कांग्रेस के इस अभियान को बीजेपी की नकल बताते हुए कांग्रेस पार्टी को म्यूजियम पार्टी करार दिया और इसके बाद प्रदेश में अब इस बयान पर सियासत और सियासी महाभारत छिड़ा है। बीजेपी कांग्रेस के चुनावी अभियान और मुरलीधर राव के बयान के सियासी मायनों पर हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें आप। सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने घर चलो अभियान की शुरुआत की है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने देवास से इसका शंखनाद किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की विचारधारा और कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, साथ ही बीजेपी सरकार की नाकामियों को भी गिना रहे हैं। कांग्रेस पूरी ताकत से अभियान को सफल बनाने में जुटी है, तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कांग्रेस के इस अभियान पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि सीखना अच्छी बात है, लेकिन नौटंकी करना शोभा नहीं देता। बीजेपी के प्रभारी ने कांग्रेस को म्यूजियम पार्टी तक कह डाला। पहले तो वो गांव जाने की बात कहते थे, केवल कभी घर जाने की बात ये कांग्रेस की इतिहास में पहली बार है। तो भाजपा को देखते देखते अगर पार्टी चलाना का सीख लेते हैं तो ये हमारा योगदान है देश की राजनीति के लिए। लेकिन सीखना चाहिए, नौटंकी नहीं करना चाहिए। मुरलीधर राव के इस बयान देने की वजह बीजेपी की मिशन 2023 की तैयारियां भी हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान चला रही है, जिसमें सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सभी दिग्गज नेता विस्तारक की भूमिका में है। शायद यही वजह है कि बीजेपी नेता कांग्रेस के घर घर चलो अभियान पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि पार्टी का ये दावा है कि इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जवाबी हमला करते हुए मुरलीधर राव को उनके पिछले बयानों की याद दिलाई, जिसमें बीजेपी के दावों की हवा निकाल दी थी। देखिए, इस घर घर चलो अभियान बड़ा आश्चर्य है कि वह घर में दस्तक दे रहे हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये बड़ा अपने आप में नायाब उन्होंने नमूना पेश किया है। ऐसा लगता है उनको समझ कम है। प्रदेश का प्रभारी तो बना दिया गया, लेकिन बेतुकी की बात और विवादास्पद बयान देना उनकी आदत हो चुकी। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस का घर घर चलो अभियान भाजपा की नकल है। अरे भाजपा का जन्म मुरलीधर राव जी कितने साल पहले हुआ, आपको जानकारी है कि नहीं? बहरहाल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जब प्रदेश के दौरे पर आए हैं, उन्होंने अपने बयान से पार्टी को मुश्किल में डाला है। अब ये देखना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी में जुटे हैं। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कांग्रेस के अभियान को लेकर निशाना साधा है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इसका कितना असर दिखेगा। भोपाल से विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए बिना देर किए, जैसा आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ दोनों पक्षों के 2 बड़े ही मूर्धन्य लोग जुड़े हुए हैं और अच्छी समझ रखते हैं राजनीतिक तौर पर, अपने संगठन को, उसके क्रियाकलापों को समझते हैं और अपने अपने संगठनों का पक्ष रखेंगे। उमेश शर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। संगीता शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आप दोनों का इस मंच पर चर्चा में। संगीता जी, पहले प्रश्न आप ही से करेंगे, क्योंकि बीजेपी का कॉमेंट आपने सुन लिया कि नकल करना अच्छी बात है लेकिन ये नौटंकी है। दूसरा, म्यूजियम जैसी पार्टी कांग्रेस को करार दिया। दोनों का उत्तर आप दें और क्या इस बयान का मकसद आपको नजर आता वो भी बताएं आपके मुताबिक।
देखिए, भाजपा के बयान से ये साफ जाहिर हो गया कि भाजपा में फिर डर का माहौल आ गया है। तभी तो ऐसे उटपटांग बयान देना इन्होंने शुरू कर दिए हैं। और इनके जो प्रभारी है मुरलीधर राव जी, ये तो बयान देने में माहिर है और अमर्यादित बयान देने में भी माहिर है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाजपा के बयानों से ये हमें समझ में आ गया है कि 2023 का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें ये कमजोर पड़ रहे हैं, तभी ऐसे उटपटांग बयान दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा घर घर चलो अभियान है, ये जनता के हित के लिए है। यदि हम विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष में बैठने के साथ यदि हम जनता के मुद्दे को नहीं उठाते हैं, इसलिए हमने ये इस अभियान की शुरुआत की है 1 फरवरी से 28 फरवरी तक। हम प्रदेश के 65,000 बूथ तक पहुंचेंगे और इनकी जो 15 सालों की जो सरकार थी, जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, जिसमें इन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो उसकी पूरी हम जानकारी जनता को देंगे। और साथ ही इन्होंने जो खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई है, उसके बाद इन्होंने क्या क्रियाकर्म किए हैं उस सरकार में, ये भी जानकारी हम जनता तक देंगे। क्योंकि हम 65,000 बूथ तक एक एक कार्यकर्ता पहुंचेंगे और जाकर इनकी नाकामियां बताएंगे। और इसी से डर के मारे भाजपा में हलचल मच गई है। इनका बजट आया, बजट में भी इन्होंने प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखें कि केवल ये बातें करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं, प्रदेश की जनता को 15 से 17 सालों से इन्होंने भ्रमित करके रखा है। और उसी भ्रम को दूर करने के लिए हम प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें इनकी नाकामियां बताएंगे कि किस तरीके से ये झूठ परोसते हैं और जोर जोर से बोलकर किसी झूठ को सच साबित करने का ये कार्य करते हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, युवाओं को रोजगार नहीं दिए, भ्रष्टाचार किए, ई टेंडरिंग घोटाला किया। ये सारी चीजें जो इन्होंने मध्य प्रदेश में की है, ये जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जो 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार, उसमें 15 महीनों में कमलनाथ जी की जो उपलब्धियां हैं, ये भी हम जनता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जनता जानती है कमलनाथ जी ही एक ऐसे नेता है जो जनता की आवाज को सुनते हैं। हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का किया, हमने ये जो खोर थे अपने हमने घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। हमने माफिया पर एक्शन किया, जो माफिया थे उनका खात्मा किया। हमने शुद्ध के लिए युद्ध किया। शुद्ध के लिए युद्ध किया। तो इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं जो जनता ने हमारी पसंद की थी, क्योंकि 15 महीनों की सरकार में जनता समझ गई थी कि कमलनाथ जी एक ऐसे नेता है जो रोजगार भी देंगे, महिलाओं को सुरक्षित भी करेंगे। आप देखिएगा कि पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ रहा था महिला अपराधों में, और उन 15 महीनों को आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, महिला अपराधों में हमारा ये आंकड़ा गिरकर नीचे आया था। हमने किस तरीके से कार्य किया, जनता के हित में कैसे कार्य किया, हमने स्वास्थ्य सुविधाएं दी, शिक्षा की सुविधाएं दी, और भी कमलनाथ जी बहुत सारे कार्य करते, परंतु इन्होंने खरीद फरोख्त करना शुरू कर दी। हमने किसानों प्रमुख बातें आपने उठाई हैं, मुझे अब उसका उत्तर लेने दीजिएगा कृपया। अब मैं उसका उत्तर लेता हूं उमेश शर्मा जी से। उमेश जी, पहली तो सारे पॉइंट्स आप पॉइंट्स लिखते हैं और उनके पॉइंट वाइज ही जवाब देते हैं। आई एम श्योर आपने जरूर जो सवाल उठाए हैं संगीता जी ने, आप उनका उत्तर देंगे। एक प्रश्न मेरा इसमें मैं जोड़ता हूं, किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर ये बात स्वीकार करते हैं उदारता से कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अगर विरोधी या कोई भी दल कार्य करता है तो बेहतर है, फिर इस तरह के बयानों को बीजेपी किस तरह से लेती है? इस तरह के बयान और पहले भी कुछ बयान है, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, उनसे कितनी दिक्कतें हुई हैं या उनका कितना स्पष्टीकरण देना पड़ा, यह आपको भी जानकारी। पुनीत जी, एक तो मैं मेरी बहन संगीता जी ने जितने प्रश्न उठाए हुए हैं उसमें से किसी एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दूंगा, और मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि मैं उनके प्रति अपना सम्मान भाव इस रूप में प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं वो बहुत ही सतही हैं और वो केवल राजनीतिक प्रश्न है। तो मैं जो जितना समय मुझे मिल पा रहा है उसमें मैं अपनी पार्टी की सकारात्मकता के बारे में उस समय का उपयोग करने में ज्यादा विश्वास करता हूं। पुनीत जी, मुझे नहीं लगता, मैं स्वयं उस पीसी में था जो आज मुरलीधर राव जी की इंदौर में हुई। उन्होंने कुछ भी एक ऐसा शब्द नहीं कहा कि जो असंसदीय हो, उन्होंने कुछ भी एक ऐसा शब्द नहीं कहा कि जो सामने वाले राजनीतिक दल के प्रति हमारी दलीय सद्भावना के विरुद्ध हो, जो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में शब्दावली उपयोग करी जाती है। उन्होंने सद्भावना व्यक्त करी है कांग्रेस पार्टी के मित्रों के लिए कि अच्छा है अगर कांग्रेस पार्टी, और ये जो उन्होंने कहा ये उनका स्वयं का हुआ नहीं था। एक हमारे पत्रकार साथी है, मैं नाम नहीं दूंगा, भिन्न चैनल के, इसलिए यहां लेना ठीक नहीं लगता है नैतिकता की दृष्टि से, उन्होंने प्रश्न करा
कि कांग्रेस पार्टी भी अब भारतीय जनता पार्टी की देखा देखी इस प्रकार का अभियान चला रही है, तो प्रत्युत्तर में क्या कहा जाएगा? मुरलीधर राव जी ने वही कहा, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर ऐसा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नकल करते हैं तो ये देश के प्रति हमारा योगदान है, पर इसमें नौटंकी नहीं होना चाहिए। अब जो मुरलीधर राव जी ने नौटंकी शब्द कहा, उसके पीछे का अभिप्राय क्या था? कल मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और भारत की कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता कमलनाथ जी वो देवास में गए। क्या तमाशा करा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? मंच पर धक्का मुक्की करी गई कुर्सी के लिए। कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठतम नेता की उपस्थिति में एक दूसरे को लथियाया गया वहां पर, और इससे क्षुब्ध हुए, इससे आहत हुए कमलनाथ जी, और गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। और उस अभियान की जो शुरुआत थी, वो बेचारी 70, 72, 75 साल की रेशाबाई चलकर कमलनाथ जी की गाड़ी तक पकड़कर कार्यकर्ता ले आए, और कमलनाथ जी ने इस तरह के अभियान की शुरुआत करी। अब घर पहुंच नहीं पा रहे, और जिस पार्टी का मुखिया घर नहीं पहुंच रहा है पुनीत जी, और वो पार्टी कह रही कि घर घर चलो अभियान। एक और उदाहरण देता हूं नौटंकी का। ग्यारसी लाल रावत जी हैं, बड़वानी से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं करा, गांव के आम लोगों ने विरोध नहीं करा। विरोध किसने करा? कांग्रेस पार्टी के नेता और मंत्री रहे एक समय शिवराम पटेल जी के बेटे ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्यारसी लाल रावत जी को क्या कहा कि तुमको अब याद आ रही है 15 साल फिर विपक्ष में बैठना है। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस की जमीनी हकीकत दिखाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सब कुछ तमाशा खड़ा करा जा रहा है कि कमलनाथ जी जैसे ऐसे वरिष्ठतम नेता के सामने कांग्रेस पार्टी के नेता, हालांकि ये कुर्सी के लिए युद्ध इनकी स्वाभाविकता है, ये इनके संस्कार में शामिल है, पर मुझे लगता है कि कम से कम किसी मंच पर अगर कमलनाथ जी जैसे गंभीर नेता हो तो वहां तो सम्मान का भाव रखना चाहिए। आप दिग्विजय सिंह जी के सामने ये आवारगी करते चल जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी आपके मिजाज के नेता हैं, पर मैं कमलनाथ जी को इस अराजक मिजाज का नेता मानता नहीं हूं। मेरी दृष्टि में वो गंभीर नेता है। तो जो पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष की इज्जत नहीं रख रहे हैं, वो जनता का विश्वास कैसे हासिल करेंगे? तो ये तो मुझे, और आखिरी बात पुनीत जी, म्यूजियम, तो ये म्यूजियम का शब्द तो हमने नहीं गढ़ा है, ये तो शरद पवार जी ने कहा था, जो कांग्रेस पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक ऐसे जमींदार की तरह हो गई है कि जो अपनी हवेली नहीं बचा पाए। तो मुझे लग रहा है कि केवल मुरलीधर राव जी ने शरद पवार जी के उस बयान को याद दिलाया और कोट करके दिलाया था। ठीक है, चलिए, मुरलीधर जी के बयान में 2 शब्द जिन पर कांग्रेस को आपत्ति है, दोनों को विस्तारित तरीके से संगीता जी ने बताया, क्यों म्यूजियम का, क्यों नौटंकी का उत्तर दिया। दोनों पर आप बात रखें, और कैसे अभियान की शुरुआत हुई और कैसे कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर इस बात का विरोध करें। उत्तर दीजिए आप। देखिए, भाजपा के अंदर एक गैंग है, और वो जो गैंग है वो हमारे हर कार्यक्रमों में आ जाती है और हमारे कार्यक्रमों की अनुशासनहीनता को भंग करती है। ये इन्होंने 15 सालों में एक गैंग तैयार करके रखी है, और वही गैंग हर कार्यक्रमों को बिगाड़ने के लिए ये पहुंचा देते हैं, और फिर टीवी पर बोलने के लिए इनके पास जवाब मिल जाता है। क्योंकि ये टीवी पर क्या बोले, क्योंकि इन्होंने महंगाई कम की नहीं, बेरोजगारी, रोजगार दिया नहीं। इन्होंने किया क्या है मध्य प्रदेश के लिए 15 सालों में? केवल कंबल ओढ़कर घी पीने का काम किया है। अब ये नकलची की बात कर रहे हैं, तो हमारी तो पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है, और इनकी पार्टी 1980 में इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। अब 135 साल पुरानी पार्टी की नकल ये कर रहे हैं या हम इनकी नकल कर रहे हैं? हाँ, ये जरूर है कि हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? यदि कमलनाथ जी हमारे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, 65,000 बूथों तक हम घर घर पहुंच रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कत है? यदि ये सच है, इन्होंने सब कुछ अच्छा किया है, तो ये क्यों घबरा रहे हैं? हमें क्यों नहीं पहुंचने दे रहे वहां तक? और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि कमलनाथ जी अब या तो हर घर तक तो कमलनाथ जी पहुंचेंगे नहीं, पर कमलनाथ जी की जो टीम है, हम लोग हैं, हम जरूर घर घर तक पहुंचकर इनकी विफलताओं को बताएंगे और हमारी उपलब्धियों को बताएंगे। और यही डर उमेश शर्मा जी में दिखाई दे रहा है कि ये सोच रहे हैं कि कैसे करके इस डिबेट में ही इस अभियान का समाप्त कर दूं। तो उमेश जी, आपके कहने से, IBC 24 के कहने से जनता को सच और झूठ का सामना नहीं पता चलेगा। हम घर घर तक जाकर अगर सच्चाई बताएंगे कि शिवराज जी ने जब अपनी एक बड़ी मीटिंग में अपने ही मंत्रियों को यह कहा था
कि करो भ्रष्टाचार, जम के करो, पर कंबल के अंदर करो, बाहर किसी को पता मत चलने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ पर जनता को पता मत चलने दो। तो शिवराज सिंह चौहान जी अपने मंत्रियों को जब ये ज्ञान देते नजर आते हैं तो इससे साफ जनता समझ पर तो आप दोनों ही हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष रख रहे हैं। आप दोनों को कोई IBS24 कतई इंटरप्ट नहीं करता है, ना आपके पक्ष को ना उनके पक्ष को। आप अपना उत्तर दे रहे हैं, मैं अपना उत्तर दे रहे हैं। चलिए आपकी बात का मैं उत्तर लूंगा, लेकिन एक यहाँ छोटे से ब्रेक के बाद एक सवाल के साथ में लौटूंगा। मूल सवाल, ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल आम जनता के होते हैं। एक सवाल जो प्रश्न जो उन्होंने उठाया कि आप अभियान शुरू करें, कैंपेन शुरू करें, लेकिन शुरुआत ऐसी तो आगे के कैंपेन का क्या? ये तस्वीर आपने कहा कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन इतनी पुरानी पार्टी को अगर इतना तजुर्बा है तो ऐसे लोग कैसे आपके हर कार्यक्रम को बिगाड़ देते हैं? ये प्रश्न भी फिर पार्टी के आयोजनकर्ताओं पर उठेगा। चलिए उमेश शर्मा साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, उत्तर दीजिएगा। जो संगीता जी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो कार्यक्रम को खराब करते हैं और ये बीजेपी की इनसिक्योरिटी है। नहीं, पुनीत जी, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बहन संगीता शर्मा जी जो हैं, एक तो बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं और मुझे लग रहा है कि उनमें वो राजनीतिक का चातुर्य भी नहीं है और वो कांग्रेस पार्टी के जो अमूमन प्रवक्ता बैठते हैं उनकी तरह घाघ शैली में पारंगत भी नहीं है। सीधी सरल स्वभाव की हैं, भोली हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आक्रामकता से उनका प्रत्युत्तर नहीं दूंगा, बहुत शालीनता के साथ प्रत्युत्तर देने का विनयशीलता से प्रयास करता हूं। एक तो बहन ने हम पर यह आक्षेप लगाया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की गैंग वहां चली जाती है और हमारे कार्यक्रम को बिगाड़ती है। मेरे पास वीडियो फुटेज भी है तो मैं गैंग के नाम बता देता हूं। एक तो विशाल पटेल जी थे, देपालपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। संजय शुक्ला जी को कमलनाथ जी हाथ पकड़कर हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने साथ में लेकर चले गए थे। वहां पर सज्जन वर्मा जी के समर्थक थे, स्वयं सज्जन वर्मा जी वहां पर मंच पर मौजूद थे, वहां पर मनोज राजानी मंच पर मौजूद थे। अब आप बताइए कि इसमें से भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है? क्या संजय शुक्ला भाजपा के हैं? क्या विशाल पटेल भाजपा के हैं? क्या सज्जन सिंह जी वर्मा भारतीय जनता पार्टी के हैं? या वहां के जो स्थानीय नेतागण थे जिनके समर्थकों ने आपस में कुर्सियां चलाई? नहीं बहन जी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। और एक बहन जी ने आक्षेप करा था कि हमको घर घर पहुंचने नहीं दे रहे, हम आपके रास्ते में सड़कों पर लेट कर आपको रोक नहीं रहे। और उन्होंने कहा था कि अब कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता तो घर घर नहीं जाएंगे। तो मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि घर घर जाने का कार्यक्रम नहीं था। जो प्रदेश अध्यक्ष जी का शेड्यूल आया था, उस शेड्यूल में यह तय था कि जब वे हेलीपैड की ओर लौटेंगे तो रास्ते में जो 3 घर आते हैं और वो तीनों घर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के थे। तो जो निर्धारित कार्यक्रम था वो ये था कि उन 3 घरों पर कमलनाथ जी जाएंगे। पर ये जो कुर्सी युद्ध का वातावरण देखा, इससे कमलनाथ जी आहत हो गए और उन 3 घरों तक भी वो नहीं पहुंच पाए जो उनके कार्यक्रम में शामिल था। एक तो ये बात। एक चौथी बात जो बहन जी ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी दूध पीता बच्चा है और 1980 में वो पैदा हुई है। नहीं बहन जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास थोड़ा और पुराना है। हम 1951 में जन्मे थे राजनीतिक रूप से, जब जनसंघ हुआ करता था। खैर कोई बात नहीं, हम उम्र में आपसे आधे हैं, पर यह बात तो आपको मानना पड़ेगी कि राजनीतिक उपलब्धियों में आधी उम्र की इस राजनीतिक पार्टी ने आपकी इस 125 वर्ष पुरानी पार्टी से बहुत ज्यादा माइलेज प्राप्त कर लिया है और देश भर में कांग्रेस पार्टी सिमट रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पुनीत जी ये आकलन करना चाहिए। ये तो एक बहन जी की बातों का जवाब हो गया। अब दूसरी बात पुनीत जी, फिर हम बहन जी को वापस सुनेंगे, उनको सुनना मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत शालीनता के साथ अपना पक्ष का प्रतिपादन करती है। पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारा जो बूथ विस्तारक अभियान चल रहा है उस पर हम पिछली बार चैनल पर विस्तार से बैठ गए थे। एक शब्द से मुझे बहन जी की जरूर आपत्ति हुई है। आप उमेश शर्मा को लांछित करिए, शिरोधारिए, आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर झूठा आरोप लगाइए कि उन्होंने कहा कि कंबल ओढ़कर भ्रष्टाचार कर लो और बिल्डिंगें बना लो। मैंने तो कभी नहीं सुना कि शिवराज जी ने ऐसा कुछ कहा होगा या किसी भी बैठक में कहा होगा। पर ठीक है, बहन जी भावावेश में बोल गई तो मैं उसको भी विस्मृत कर देता हूं। ऐसा तो कोई मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि कभी कोई अपने नेताओं को बोलता नहीं है, तो ऐसा तो कभी बहन जी कहा भी नहीं है। एक आखिरी बात पुनीत जी। जी संगीता जी, एक तो आप अपना पक्ष आप खुलकर रख रहे हैं और दूसरी बात ये कि उन्होंने पॉइंट वाइज आपको बताया है कि क्या और किस तरीके से पार्टी के जो भी आरोप थे बीजेपी पर वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। मूल मेरा एक प्रश्न जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था, अगर आपके कार्यक्रमों को कोई बिगाड़ने का हर बार प्रयास करता है जैसा आपका ही कहना है, तो फिर आयोजन करता और फिर वो स्ट्रेटेजी और इतना पुराना अनुभव, क्या ये सवाल के घेरे में नहीं आएगा?
देखिए, जो हमारे कार्यक्रम इनको सक्सेस लगते हैं और ये चाहते हैं कि अब इनका इस कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न की जाए, तब ये सक्रिय हो जाते हैं। अब उमेश शर्मा जी बोल रहे हैं कि मैं बहन के ऊपर आक्रामक नहीं होता हूं, तो आप आक्रामक होकर भी अपना जवाब दे सकते हैं। आप अपने तरीके से अपना जवाब दीजिए कि कोई दया भाव मत दिखाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई अपनी बात को रखने में असुविधा महसूस करें। आप बिल्कुल बेहिचक होकर अपनी बात रखें। मैं भी बेहिचक होकर अपनी बात रख रही हूं। और जहां तक कि इनको चिंता इस बात की है कि कमलनाथ जी घर घर तक नहीं पहुंच पाए, कमलनाथ जी के कार्यक्रम में ये अनुशासनहीनता हो गई, इस चीज की चिंता आप मत करें। ये राजनीतिक दल हैं और ये पार्टियों में इस तरीके के भीड़ भाड़ हो जाती है। एक जो इन्हीं के भाजपा के ही कुछ 150-200 हमारे कार्यकर्ता भी हमारे इसमें शामिल हुए, इस बात की भी इनको बेचैनी है। तो ये जो सारी बेचैनी मुझे उमेश भाई में दिखाई दे रही है, तो मैं आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ये जनता जो है प्रदेश की ये मत देती है। और उसके बाद ये क्या है, आजकल इन्हें सत्ता का इतना मोह हो गया है कि बिना सत्ता के, बिना कुर्सी के नहीं रह पाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब सरकार बन जाती है तो फिर खरीद फरोख्त, क्योंकि इन्होंने 7 सालों में और 15 सालों में बहुत पैसा बना लिया है, तो अब इनको 30, 35, 50 करोड़ में किसी को भी खरीदना बड़ा आसान लगता है। परंतु मध्य प्रदेश की जनता को हम यही हकीकत दिखाने जा रहे हैं। घर घर तक हमारे जाने का उद्देश्य यही है कि ये जो इनकी खरीद फरोख्त है, इसको भी वो जाने। मध्य प्रदेश में जो कार्य किए जा रहे हैं, घोषणाएं बड़ी बड़ी की जा रही है, पर उन घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है, ये भी हम जनता को बताने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अब ये मेरे भाई हैं, ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, और मुरलीधर राव जी कहते हैं कि एक जेब में मैं ब्राह्मण रखता हूं और एक जेब में बनिया रखता हूं। तो इस तरीके के इनके नेताओं के जो बयान आते हैं, ये हमें बड़े हास्यास्पद लगते हैं कि ये किस ओर ले जा रहे हैं मध्य प्रदेश को। जातिवाद, समाजवाद, ये हर तरफ किस तरफ मध्य प्रदेश को लेकर जा रहे हैं, जो बहन जी की पीड़ा है हम कि इसे खरीद गंभीरता फरोख्त से करके सोचते सरकार गिरा हैं। दी, तो और हमने तो कोई खरीद फरोख्त करी नहीं है। पुनीत जी, ये कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कारण गिरी थी, एक लाक्षागृह का निर्माण करा था दिग्विजय सिंह जी ने। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहन जी आप सुनिए, मैंने आपको सुना है, देर पूर्वक आप सुन लीजिए। गोग्रास के लिए देते हैं, अब आप सुन लीजिए। हमारी सरकार में आता संगीता जी अब आप सुन लीजिए, किया था। ये हिंदुओं की बात करेंगे, गौ माता की बात करेंगे, हमने आपकी सरकार को नहीं गिराया है, और जनता आपकी सरकार को लाक्षागृह का निर्माण करके दिग्विजय सिंह जी ने गिराया है। कमलनाथ जी के साथ जो दुर्मी संधि बनाई थी वो दिग्विजय सिंह जी ने बनाई थी। आपकी सरकार अपने अंतर विरोधों के कारण गिरी है, और सरकार को गिराने में हमारा कोई लीजो की जो नहीं कर रहे हैं। पुनीत जी उन्हें बोलने दीजिए, मुझे लगता है कि ओवर लैपिंग होगी आवाज की। मुझे लग रहा है कि आज आप उनको पर्याप्त समय दे दीजिए। कितने वोट हासिल कर सकते हैं, केवल इनका उद्देश्य यही है। चुनाव के वक्त इनको पूरा समय उन्हें दीजिए पुनीत जी। मुझे लग रहा है वो थोड़ी उमेश जी आपकी बात भी लोगों ने सुनी है और आपके तथ्य भी लोगों ने सुने हैं। संगीता जी मेरा मूल प्रश्न ये था कि अगर आप स्वयं ये बात मानते हैं कि आपके प्रोग्राम को कोई बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो अगली बार इतनी पुराने अनुभव के आधार पर आप अपने कार्यक्रम को उसी तरह डिजाइन करते हैं। खैर, ये शुरुआत है और आपके नेता, वरिष्ठ नेता खुद कह रहे हैं कि ये हम चुनाव तक चलाएंगे, केवल फरवरी तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, हम इसे चुनाव तक चलाएंगे। और इस चुनाव तक चलने वाले कार्यक्रम में आप अपनी बात को जब चूंकि घर घर ही पहुंचा रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या होता है सबसे पहले आपके कार्यकर्ता ही समझ पाएंगे, क्योंकि वो अगर घर तक गए तो फिर उनके रिएक्शन भी मिलते होंगे। शुभकामनाएं सभी को हैं, लेकिन सबसे बड़े जो प्रश्न है, क्या जनता तक वो पहुंच बरकरार रह पाएगी, बन पाएगी? वो पहुंच आप बना पाएंगे, और अगर बना पाएंगे तो कितनी कामयाब रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।